हेलो एवरीवन, नमस्कार, प्रणाम सभी को। आज के इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट भारतीय समाज एक परिचय के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को। इससे पिछले वाले क्लास में दोस्तों मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया था। चैप्टर हालांकि बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको सारे टर्म्स को समझा कर पढ़ाया था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, उन सारे प्रश्नों को हम लोग करेंगे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके समक्ष आ गया है। प्रश्न क्या कहता है दोस्त कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। प्रश्न को देखिए, प्रश्न अच्छा है। प्रश्न आपका क्या कहता है, सबसे पहला जो प्रश्न है कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति किन भाषाओं से हुई है। यदि अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जितने भी मित्र हो जाएं, सारे लोग अभी लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। फटाफट से सभी लोग शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है, क्लियर। तो देखिए दोस्तों, ये जो समाजशास्त्र शब्द है, इसकी उत्पत्ति की बात की जा रही है। इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में कहा जाता है सोशियोलॉजी, ठीक है। और ये जो सोशियोलॉजी है दोस्तों, दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशियस प्लस लोगस। क्या जी, सोशियस प्लस लोगस। ये जो है ये लैटिन भाषा का शब्द है, ये लैटिन भाषा का शब्द है दोस्तों। और लोगस जो शब्द है आपका, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। तो अब आप दिमाग लगा लीजिए कि जो आपके समाजशास्त्र की उत्पत्ति हुई किन भाषाओं से हुई है, तो लैटिन एवं ग्रीक से। तो सही जवाब आपके क्या हो जाएंगे, लैटिन और ग्रीक आपका जो हो जाएगा साथियों, वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, क्लियर। और समाजशास्त्र के पिता के नाम से ऑगस्ट कॉम्ट को जाना जाता है। और ये जो शब्द है दोस्तों, ये शब्द को 1800 सन 1838 और 39 आप कह सकते हैं, इसके बीच में क्या ऑगस्ट कॉम्ट के द्वारा दिया गया था, क्लियर। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 2 कि समाजशास्त्र का जनक कौन है, यानी कि आधुनिक समाजशास्त्र के जनक के नाम से किन्हें जाना जाता है। प्रश्न यही है आपका, समाजशास्त्र के जनक के नाम से, तो ऑगस्ट कॉम्ट को ही समाजशास्त्र के जनक के नाम से जाना जाता है, क्लियर। तो इस प्रश्न को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। प्रश्न सारे सिलेक्टेड हैं, इंपॉर्टेंट है, एंड वही क्वेश्चन पे ज्यादा जोर दिया गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में आने की सर्वाधिक है। तो एक बार आप लोग सभी लोग जमकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, ताकि आपके जितने भी मित्र बंधु हैं सारे लोग आकर क्लास जुड़ जाएं और सभी लोग इस वीडियो का आनंद ले सकें, क्लियर। तो पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों तक। अगला देखिएगा प्रश्न भाई, भारत के किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। यानी कि भारत के बारे में बात की जा रही है अपने यहाँ भारत में। बताइए कि सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र की जो पढ़ाई दोस्तों वो शुरू हुई थी। ऑप्शंस आपको दिख रहे होंगे, मुंबई विश्वविद्यालय है, कोलकाता विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय। तो दिल्ली विश्वविद्यालय या पटना या कोलकाता या मुंबई विश्वविद्यालय, मैं आपको बता दूं सही जवाब अगर आपने ऑप्शन नहीं लगाया तो बिल्कुल आप सही जा रहे हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम 1919 ईस्वी से दोस्तों भारत में समाजशास्त्र की पढ़ाई शुरू हुई थी। और आज लगभग जितने भी विश्वविद्यालय हैं, लगभग सभी विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र की पढ़ाई लगभग होने लगी है, क्लियर, याद रखेंगे आप लोग। अगला देखिएगा, चौथा नंबर प्रश्न, भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या क्या है। मतलब स्त्रियों की संख्या जो है पुरुषों की तुलना में, जब भी हम लोग किसी चीज की तुलना करते हैं तो कम और ज्यादा का ही मतलब उसमें जो गणित लगता है ना। किसी भी चीज की जब आप तुलना करोगे तो उसमें कम और ज्यादा का ही ना गणित लगता है जी। तो यहाँ पर भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है, नहीं, कम है, बिल्कुल समान तो है नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि कम है। हमें पता है कि भारतीय समाज में पुरुषों की तुलना में दोस्तों अगर स्त्रियों की संख्या की बात कर ले हम लोग तो क्या है, तो कम है, क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सी भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। यानी कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन ऑप्शंस में से भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता जो है वो कौन है। ऑप्शन से देखिए, वर्ण व्यवस्था, अनेकता में एकता, जजमानी व्यवस्था या इनमें से सभी। सही जवाब क्या हो जाएंगे आपके, अनेकता में एकता दोस्तों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अनेकता में एकता जो है वो भारतीय समुदाय की सर्वप्रथम विशेषता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है। ये चैप्टर बहुत छोटा है और इंटरेस्टिंग चैप्टर भी इसमें बताया गया है। जनरल आपको समाजशास्त्र के डिफिनीशन के बारे में बताया गया है, राष्ट्रवाद की भावना के बारे में बताया गया। तो छोटा सा चैप्टर था, मैंने स्टार्टिंग करा तो सोचे कि चलिए भारतीय समाज एक परिचय, मतलब चैप्टर फर्स्ट से ही आपको पढ़ाना शुरू करें। ऐसे चैप्टर सेकंड से जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेसन्स भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अगले क्लास में हम लोग सेकंड चैप्टर को शुरू भी करेंगे। अभी देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या है कि मानव समाज एवं संस्कृति का इतिहास कहां से शुरू होता है, गांव से, शहर से, विदेश से
या इनमें से कोई नहीं। देखिए मानव कि अगर हम लोग समाज और संस्कृति की बात करें तो इसका इतिहास कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, तो इसका इतिहास जो है वो गांव से ही शुरू होता है। कहाँ से, तो इसका इतिहास गांव से शुरू होता है। एक बार शेयर कीजिए सभी लोग शेयर कीजिए, जितने ही बच्चे हैं सब लोग शेयर करेंगे तो गांव आपके सही जवाब हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिए, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय समाज का विभाजन कई आधारों पर हुआ है। ठीक है, जो भारतीय समाज है उसका विभाजन कई आधार पे हुआ है, बिल्कुल आधार पे हुआ है। विभाजन क्या कहलाता है, तो ये जो विभाजन है दोस्तों, देखिए ये विभाजन अगर आपका ये दो ऑप्शन से यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे आपको, एक समुदाय और एक आपका वर्ग, तो ध्यान दीजिएगा जो भी ऑप्शन पहले रहेगा उसको आप टिक लगाएंगे। तो पहले क्या है, समुदाय है, तो समुदाय भी इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब वर्ग भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए वर्ग जो भारत की जो समाज है उसका हम लोग विभाजन जो है मध्य वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग में करते हैं ना, सॉरी नीच वर्ग, यहाँ से शुरू करते हैं, नीच वर्ग, मध्य वर्ग और उच्च वर्ग के रूप में हम लोग करते हैं, विभाजन करते हैं ना जी। तो ये ध्यान रखिएगा, समुदाय में भी हम लोग विभाजन करते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएंगे, भारतीय समाज का विभाजन कई आधार पे हुआ है। विभाजन क्या कहलाता है, तो कई आधार पे हुआ है, तो जो पहले ऑप्शन दे उसको आंसर लगा दीजिएगा। तो अगर आप पहले ऑप्शन में समुदाय है तो समुदाय लगाइएगा। ये नियम है, ऑब्जेक्टिव जब आप सोल्व कर रहे हैं प्रश्नों को तो याद रखिएगा जो आंसर आपका पहले आ जाएगा, जो आंसर आपका पहले आ जाएगा उसको आप लोग सर्वप्रथम आंसर को टिक करेंगे जो सही है। क्लियर, तो याद रखिएगा। एक बार क्या हुआ, चैप्टर फर्स्ट मैंने बनाया तो बीच बीच में ब्लर हो जा रहा था, इसीलिए मैं स्क्रीन पे देखते भी रहता हूं कि ब्लर तो नहीं हो रहा है। हालांकि मैंने कैमरा में सेटिंग किया है, अब ब्लर उलर नहीं होता है, लेकिन जो पहला चैप्टर हमारा था जो मैंने पढ़ाया, अगर आपने नहीं देखा तो देखिएगा कभी कभी बीच बीच में ब्लर हो जाता है। बच्चे ने कमेंट्स भी किया कि सर वीडियो जो है ब्लर हो जाती है, तो मैं स्क्रीन पे बीच बीच में ध्यान देते रहता हूँ। देखिए आर्थिक आधार पर समाज कितने वर्गों में विभक्त है, तो आर्थिक आधार, देखिए अभी मैंने बोला ना, तो आर्थिक आधार पे उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, तो ये सही जवाब आपके 3 हो जाएंगे। किस किस में, तो याद रखिएगा दोस्त, उच्च वर्ग में आर्थिक आधार पे पैसा के मामले में, आय के मामले में उच्च वर्ग हो गया आपका, मध्यम वर्ग आपके हो गए, और आपका क्या हो गया, तो और आपके नीच वर्ग, ठीक है, और आपके नीच वर्ग। तो ये जो होते हैं ये आर्थिक आधार पे यानी आय की दृष्टि से जो होते हैं वो समाज विभाजित हैं। क्लियर। अगला देखिएगा, राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है दोस्तों, तो राष्ट्रवाद मतलब होता है अपने देश के प्रति समर्पित होना, अपने देश के लिए समर्पित हो जाना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। तो प्रश्न आपका क्या है मेरे मित्र कि राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा सामान्य सामाजिक पृष्ठभूमि नहीं जी, सामान्य जाति पृष्ठभूमि नहीं जी, सामान्य भौगोलिक पृष्ठभूमि नहीं जी, सही आंसर इनमें से कोई नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों राष्ट्रवाद का मतलब होता है दोस्तों नेशनलिज्म, कहने का मतलब अपने देश के प्रति समर्पित होना, अपने देश के लिए जान न्यौछावर करना, अपने देश के लिए प्यार करना, अपने देश को प्यार करना। क्लियर, मतलब कि अगर आप भारतीय हैं तो भारत से आपको प्यार होना चाहिए, अपने देश के प्रति आपको समर्पित होना चाहिए, इसके हितों की रक्षा करनी चाहिए आपको। तो राष्ट्रवाद का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन डी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ग्रामीण एवं नगरीय समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है, जो गांव आपके हैं तो जो गांव के समुदाय हैं और नगर के समुदाय हैं, ठीक है, तो इनको आप अलग कैसे कर सकते हैं। देखिए पृथक जो यहाँ पर शब्द है इसका अगर छोटा सा मैं अर्थ बताऊं तो इसका मतलब होता है अलग, ठीक है। तो प्रश्न है आपका कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक यानी कि अलग करने का जो मुख्य आधार है, जो मुख्य जो बेस है आपका वो क्या है, किस आधार पे आप गांव और नगर के समुदाय को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, सामाजिक संबंध की प्रकृति, व्यवसाय की प्रकृति और उपभोग की प्रकृति। तो ऐसे देखिए जनसंख्या के समुदाय की बात की जा रही है ना, समुदाय की बात, तो देखिए हम लोग व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे समुदायों को विभाजित करते नहीं होता है, फलना समुदाय के लोग इस चीज में संलग्न हैं, ठीक है, तो इस तरह से आपके याद रखना है आपको। तो व्यवसाय की प्रकृति के आधार पे ग्रामीण और नगरीय समुदाय को पृथक कर सकते हैं। अगला देखिए उपनिवेशवाद का संबंध है। उपनिवेशवाद एक ऐसा शब्द है दोस्तों, देखिए उपनिवेशवाद का मतलब होता है, देखिए उपनिवेशवाद का मतलब होता है कि जो भी देश आर्थिक संपन्न है, परिपूर्ण है, ठीक है, उस देश पे क्या करना है, अपना कब्जा जमा लेना, मतलब कि उसको गुलाम कर लेना, उसकी जितनी भी संपत्ति हैं, जितनी भी संपदाएं हैं उस सबको क्या करना है, दोहन करना, मतलब कि आर्थिक संपन्न देश को अपने वश में कर लेना, उसी को कहते हैं उपनिवेशवाद। और भारत भी उपनिवेश बना था किसका, तो ब्रिटेन का बना ना, इंग्लैंड का, तो भारत भी कभी ना कभी उपनिवेशवाद था, उपनिवेश था। क्लियर। तो प्रश्न है उपनिवेशवाद का संबंध है
ऑप्शन है पूंजीवाद से, समाजवाद से, साम्यवाद से, साम्राज्यवाद से। तो उपनिवेशवाद में क्या होता है, साम्राज्य को बढ़ावा दिया जाता है ना। अगर मान लीजिए कोई अगर उपनिवेश करता है, जैसे भारत उपनिवेश बना, ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो उसका साम्राज्य हुआ ना, साम्राज्य विस्तार हुआ। ऐसा कहा जाता है कि कभी भी ब्रिटेन का सूर्य अस्त होता ही नहीं था, इतना मतलब इतने देशों पे उसने कब्जा कर रखा था कि आज यहाँ पर अभी यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है तो उसके और मतलब सभी जगह बहुत ज़्यादा देशों पर उनका कब्जा था। ठीक है, तो उपनिवेशवाद का संबंध है किससे दोस्तों, तो साम्राज्यवाद से। क्लियर। अगला देखिएगा, एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष क्या कहलाता है। धार्मिक समुदाय बोल रहा है, तो एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति, जैसे एक अगर हिंदू है, अगर हिंदू का मुस्लिम के प्रति अगर विद्वेष होता है, हिंदू और मुस्लिम में विद्वेष होता है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सांप्रदायिक दंगे। आपने नाम सुना है, तो सांप्रदायिकता आपके सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, सांप्रदायिकता आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाते हैं। जब एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति विद्वेष होता है तो उसको हम लोग सांप्रदायिकता का नाम देते हैं। अगला देखिएगा, सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था। सामुदायिक, देखिए सामुदायिक विकास योजना, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, गांव का सर्वांगीण विकास करना, मतलब गांव का जो है हर तरह से विकास करना, गांव का हर तरह से क्या करना, तो गांव का हर तरह से विकास करना दोस्तों, गांव का हर तरह से विकास करना जो था, ये आपके सामुदायिक विकास योजना का मुख्य उद्देश्य था। देखिए सोशियोलॉजी की क्लासेस की रूटीन है, टाइमिंग है, याद रखिएगा आपके वेडनेसडे नहीं थर्सडे, याद रखिए थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे शाम के 6:45 PM से आपकी इसी चैनल पे लाइव क्लासेस चलती है। क्लियर, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, ये 2024 बैच वालों के लिए तो ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर, तो थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे आपके ये आपके 6:45 PM में आप लोग जुड़ना ना भूलें, जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अद्वितीयता का प्रमुख आधार है। देखिए अद्वितीय का मतलब समझते हैं, जिसके समान कोई और ना हो। तो भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, धर्म, कर्म, जाति व्यवस्था, इनमें से सभी। तो हमारे यहाँ धर्म का भी जो है मतलब एक अद्वितीयता का वैल्यू रखता ही है, कर्म भी आपके हो जाएंगे, और यहाँ पे जाति व्यवस्था तो होगा ही होगा। ब्लड नहीं ना हो रहा है जी, जाति व्यवस्था तो होगा ही होगा। तो इनमें से सभी आपके सही जवाब हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, भारतीय सांस्कृतिक परंपरा का अद्वितीयता का प्रमुख आधार क्या है, धर्म, कर्म और जाति व्यवस्था, यानी इनमें से सभी। उपनिवेशवाद ने किसे जन्म दिया, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है दोस्त, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। कहने का मतलब है कि जब कोई देश उपनिवेश होता है तो वहां पे राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है। जैसे अगर अपने यहाँ भारत, अपना भारत अगर गुलाम ना होता दोस्त, तो बताइए भारत के लोगों में इतनी एकजुटता होती। अगर भारत गुलाम न होता, भारत किसी देश का उपनिवेश न बनता, तो आप बताइए क्या भारतीयों में इतनी एकजुटता होती, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती? नहीं। तो उपनिवेशवाद जो होता है वो राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न करता है। तो उपनिवेशवाद अपने शत्रु राष्ट्रवाद को क्या करता है, तो जन्म देता है। तो याद रखिएगा, उपनिवेशवाद ने किसे जन्म दिया, तो राष्ट्रवाद को जन्म दिया। उपनिवेशवाद ने ही दोस्तों वो राष्ट्रवाद को भी क्या किया, तो जन्म दिया। क्लियर, कंसेप्ट समझ में आ गया। तो याद रखिए, उपनिवेश होने से क्या हुआ, लोगों में एकजुटता बढ़ी। कहा जाता है ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। क्लियर, आज कैसे भारत के जितने भी मतलब लोग हैं, जैसे ही विदेशों की बात आती है, किसी दूसरे देश से लड़ाई चलने लगे ना, तो सारे जितने भी जनता यहाँ के सब क्या हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न भी हो जाती है, और होना भी चाहिए। अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र के लिए समर्पित होना ये बहुत जरूरी है दोस्तों। जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं उसके हितों की रक्षा करना ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। क्लियर, तो इन सब बातों पे गौर कीजिएगा। ये चैप्टर जो आपका है चैप्टर वन जो है दोस्तों, ये बहुत छोटा सा चैप्टर है। क्या, ये आपका बहुत सा छोटा सा चैप्टर है। इसमें केवल इंट्रोडक्शन दिया गया था, भारतीय समाज के बारे में बताया गया कि जो समाज, भारतीय समाज है यानी समाज शास्त्र विषय के बारे में बताया गया कि इसमें आपकी जो शुरुआत होती है वो शून्य से नहीं होती है, बल्कि आप कुछ न कुछ पहले से ही वातावरण से आप परस्पर क्रिया करके सीखे हुए रहते हैं। एक 6 साल का बच्चा को मतलब किसी भी विषय के बारे में जानकारी ना होगा, लेकिन समाज शास्त्र के बारे में उसको जानकारी होगा ही होगा। समाज शास्त्र के बारे में उसकी जो ज्ञान है वो पहले से, कुछ नहीं तो इतना तो पता रहेगा ना
ना कि ये मेरे मम्मी है, पापा है, मतलब रिलेशन के बारे में तो पता रहेगा ना। तो यही बात इसमें दर्शाई गई थी। चैप्टर आपका बहुत छोटा था और हम लोग अगले क्लास से चैप्टर सेकेंड को शुरू करेंगे। तो चैप्टर सेकेंड से आपका जो है बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, क्लास को जरूर से जरूर अटेंड करेंगे, वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा। ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख लिए फिर उसके बाद नहीं देखें, आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप कंसिस्टेंस मतलब पूरा कंटिन्यूटी के साथ क्लास नहीं करोगे तो कोई फायदा होने वाला है जी, एक चैप्टर पढ़ेंगे एक चैप्टर छोड़ देंगे। बाकी हमारे चैनल पे आर्ट्स के लिए सारे विषयों की तैयारी कराई जा रही है, खासकर मैं यानी आकाश सर मतलब अकेले बेचारे मेहनत कर करके बहुत ज़्यादा विषयों को अकेले हैंडल कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेरी मेहनत को सार्थक बनाइए, इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, कोई पैसा वैसा नहीं लगता, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी यही चाहता हूं कि मेरा जो वीडियो है वो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। क्लियर? तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग फिर से चैप्टर सेकंड के साथ दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।